मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होती क्या है, और उसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं। ये सब के सब हम आपको इसी लेक्चर के अंदर पढ़ाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। आप जितने भी आपके दोस्त हैं या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या CSSPMS की तैयारी कर रहे हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एकेडमी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उन सब के साथ ये लेक्चर शेयर करें ताकि ये एक सदका जारिया बने। आपको भी सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले। ये इसका बेसिक मकसद है ही सवाब कमाना। तो हमारे पास जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। हम आपको ये तफसील के साथ एक लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, और अगर आपने हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो आप जाकर देख लें, क्योंकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होती है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें जो 56% कंट्रीब्यूट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। या आप देख सकते हैं 18% मीथेन कंट्रीब्यूट करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 13% करते हैं, ओजोन 7% करती है, और जो आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड है यानी कि N2O वो 6% कंट्रीब्यूट करती है। आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये होता है कि जो सूरज से आने वाली शुआएं होती हैं वो ज़मीन से टकराती हैं। ज़मीन की जो सतह है, सरफेस ऑफ अर्थ है, वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं और बाकियों को रिफ़्लेक्ट करती हैं। लेकिन जो रिफ़्लेक्ट होकर वापस स्पेस की तरफ जा रही होती हैं वो इन ग्रीन हाउस गैसेस से टकराकर वापस अर्थ की तरफ आ जाती हैं। अगर तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नेचुरल है फिर तो प्लैनेट अर्थ को उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाएं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, पोल्यूशन के दो सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं वो मैन मेड होते हैं, वो इंसानों की वजह से होते हैं। तो अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नेचुरल है तो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो एंथ्रोपोजेनिक हो जाता है और उससे ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट में इजाफा हो जाता है तो उससे जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो और ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है। वो इतना गर्म हो जाता है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और उससे नेचुरल साइकिल्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर जो नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब होते हैं उससे हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस हैं वो ज़मीन तक पहुँचती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन होती हैं। इसमें कॉस्मिक रेज़ भी होती हैं, एक्स रेज़ भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ भी होती हैं, विजिबल रेज़ भी होती हैं, इंफ्रारेड भी होती हैं। उससे आगे जो कम एनर्जी वाली वेव्स हैं, इंफ्रारेड से आगे माइक्रोवेव हैं, और उससे कम रेडियो वेव्स हैं। तो ये तमाम की तमाम सूरज से इकट्ठी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में आ रही होती हैं, ज़मीन से टकराती हैं, वापस जाती हैं, और ज़मीन इसकी वजह से गर्म रहती है। इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो इंसानों ने फैक्ट्रियां लगाई, इंसानों ने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, और इंसानों ने जो मेगा फैक्ट्रीज़ लगाई, मेगा सिटीज़ डेवलप की, और उन मेगा सिटीज़ को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग हुई फैक्ट्रीज़ के अंदर, उससे क्या हुआ, उससे मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशंस पैदा हुई। उसमें आपके पास एयर पोल्यूशन भी है, उसमें आपके पास नॉइज़ पोल्यूशन भी है, और उसमें आपके पास मुख्तलिफ़ पोल्यूशंस मौजूद हैं। उसमें आपके पास वाटर पोल्यूशन भी है, उसमें आपके पास लैंड पोल्यूशन भी है, और उसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो विजुअल पोल्यूशंस हैं वो मौजूद हैं। आप इनको यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये बिलोंग करता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से। एटमॉस्फेयर क्या होता है वो हम आपको एक लेक्चर में तफसील से पढ़ा चुके हैं, और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी समझा चुके हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर इन्वायरमेंटल साइंस की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई और उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा हुआ, उसकी वजह से दोस्तों ये हुआ कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी तादाद में, उनकी अमाउंट में इजाफा होता चला गया, और
जैसे जैसे इजाफा होता चला गया वैसे वैसे अर्थ ने और हीट ट्रैप करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिली। ग्लोबल का मतलब है हमारा प्लैनेट अर्थ, ये ग्लोब से निकला है, और जो वार्मिंग है मतलब कि गर्म होना। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि प्लैनेट अर्थ का, पृथ्वी का, दुनिया का गर्म होना, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। तो ये जो काजेज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है वो श्रिंक हो रहा है, मतलब कि उसमें से ओजोन ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से, और जो यूवी रेज़ हैं वो ज़मीन की तरफ आ रही हैं, और उसकी वजह से प्लैनेट अर्थ गर्म हो रहा है। और जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है जो कि इन रेडिएशंस के ट्रैप होने की वजह से गर्म होता था, वो ठंडा होना शुरू हो रहा है। और जो हमारे पास विंटर है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी समर में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर आप उसके मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स देख सकते हैं। और हवा में कम ऑक्सीजन है, और इसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं कि जो कि हम देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम ग्लोबल वार्मिंग के अंदर इजाफ़ा कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पास O3 गैस है, अगर उसकी तादाद में कमी होती है तो उसकी तादाद में जैसी कमी होगी तो और ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन तक पहुंचेंगी, हमारा प्लैनेट अर्थ और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो जो एनुअल ग्रीन हाउस इमिशन है हर सेक्टर की तरफ से, वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वो 16.8% जो हमारे पास गैसेस हैं उनको रिलीज़ करते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे गाड़ी है, बसेस है, ट्रेन्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, वो 14% कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पैदा हो रही हैं, वो 12% है। और जो फॉसल फ्यूल और की जो प्रोसेसिंग वगैरह के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा हो रही हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन 11.3% है। इसके अलावा जो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उनकी कंट्रीब्यूशन 10.3% है। और जो बायोमास है, जो लैंड यूज़ है और जो बायोमास की बर्निंग है, उसकी कंट्रीब्यूशन 10% है। और जो वेस्ट डिस्पोजल ट्रीटमेंट है, उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन 3.4% है। और जो पावर सेक्टर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फॉसल फ्यूल्स वगैरह इस्तेमाल करता है और उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन 21.3% है। आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ सेक्टर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और जो मुख्तलिफ सेक्टर्स यहाँ आपके पास मीथेन खारिज कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और जो मुख्तलिफ सेक्टर्स आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो रेड एरिया, अगर हम ऊपर देखें, रेड एरिया क्या है, पावर स्टेशंस का है। तो जो पूरी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें 29.5% कंट्रीब्यूशन पावर सेक्टर की है और 20.6% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर की है। और ऊपर ऑरेंज वाला एरिया कौन सा था, ट्रांसपोर्टेशन का था। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 19.2% कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर कंबाइन कितनी एनुअल ग्रीन हाउस गैसेस खारिज कर रहे हैं। और अगर जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, अगर मुख्तलिफ सेक्टर में देखें कि हर सेक्टर का, और आपके पास मुख्तलिफ गैसेस कौन कौन सी पैदा कर रहा है, तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो रही है। डिफॉरेस्टेशन हम आपको तफसील से भी बताएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है जंगलात का कटाव। सिंपली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो जंगलात का कटाव हो रहा है उसको हम डिफॉरेस्टेशन कह देते हैं। और जो वेस्ट डिस्पोज़ल है वो 20% है, कि जो हमारा वेस्ट डिस्पोज़ल है वो 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग में। फिर जो ओवर कंजम्पशन है, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स वगैरह हैं, उसकी वजह से जो बर्निंग प्रोसेस है और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस वजह से हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, वो 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है। 10% माइनिंग कर रहा है, 10% फॉसल फ्यूल कर रहा है। और जो फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है जिस वजह से हम अपनी यील्ड बढ़ा सकें, वो भी 10% कर रहा है। आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर उसकी जो प्रिवेंशन है उसको भी आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं।
तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या करता है, वो चेंजिंग कर रहा है रेन एंड स्नो पैटर्न को, और स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जो रेन पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं। मूनसून मिसाल के तौर पर अगर उसके स्पेसिफिक मंथ हैं तो वो मंथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, और अगर बारिशें हो रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं, और अगर बारिश नहीं हो रही तो कहत की सूरत हाल बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो आपके पास सी लेवल है वो राइज़ कर रहा है, और जो वार्मर ओशंस हैं वो और ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो मछलियां हैं, जो समुंदर की बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा जो हाई टेम्परेचर है वो देखने को मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पंजाब के इलाके में इसे कहते हैं लू चलना, यानी कि गर्म हवा जो चलती है उसे कहते हैं कि बाहर मत निकलो, बाहर लू चल रही है। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है, उसकी ड्यूरेशन में इजाफा हो रहा है, और अगर वो पहले 1-1.5 महीना चलती थी तो अब उसकी जो चलने की लेंथ है पर डेज़ उसमें भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा फायर जो होती हैं, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, वो हमें देखने को मिल रही हैं, उनकी तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और इसके अलावा कम बर्फ़ जम रही है, और जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो पिघल रहे हैं, और उसकी वजह से सैलाब वगैरह भी आ रहे हैं। और एंड पे क्या है, चेंजिंग इन प्लांट लाइफ साइकिल के, जो हमारे पास प्लांट साइकिल हैं उनकी जो पैटर्न है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। उनका जो लाइफ साइकिल है, सॉरी इजाफा नहीं, तब्दीली हो रही है। उनका जो लाइफ साइकिल है उनके अंदर तब्दीली हो रही है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। और याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर मतलब कि जो मुख्तलिफ स्पीशीज़, मुख्तलिफ जानदार इस प्लानट अर्थ के अंदर मौजूद हैं उसको बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर नेचुरल साइकिल्स होते हैं कि एक जानदार दूसरे को खा रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर उन बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो नेचुरल साइकिल्स हैं, चाहे वो फिज़िकल नेचुरल साइकिल्स हैं या बायोलॉजी के नेचुरल साइकिल्स हैं, उन साइकिल में से किसी एक चीज़ को प्लस या माइनस कर दें तो वो टोटल साइकिल चेंज हो जाता है। और टोटल साइकिल चेंज होने की वजह से उस रीजन पर और उस रीजन के अंदर रहने वाले हर जानदार के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इम्पैक्ट नेगेटिव होता है। और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ जो होते हैं फर्दर इम्पैक्ट्स उनको इनिशिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आती होगी, और आप को हमारे लेक्चर्स पसंद आते होंगे। आप हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोज़ देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।